तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वारिम उस कॉफिन को चावल और खून से कुछ रिचुअल करके प्रोटेक्ट कर देती है ताकि अगर उसमें कोई बुरी शक्ति हो तो वो बाहर ना आ पाए। और यहाँ हम आगे देखते हैं कि मिस्टर किम और वारिम ग्रैंडपा के बेटे से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या उन्हें पता है कि आखिर उनके फादर को यहाँ पर क्यों दफनाया गया, जिसपे वो एक ही जवाब देती हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की हैं जिससे मुझे ये पता चला कि आपके पिता ने अपने देश के साथ गद्दारी की थी और वो जापानीज के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये सजा दी गई जो कि किसी मॉन्ग ने दी थी जिसका नाम गिसूने था। ये सुनकर ग्रैंडपा की बेटी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गिसूने तो खुद एक जापानीज था, तो वो उन्हें उन्हीं के देश को सपोर्ट करने के लिए सजा क्यों देगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आखिर इनकी फैमिली अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई, क्योंकि उनके फादर को बहुत सारे पैसे मिले थे अपने ही देश को धोखा देने के लिए, और बस इसी शर्मिंदगी की वजह से वो इस राज को बता नहीं रहे थे और मिस्टर पार्क भी इसी बात को छुपाना चाह रहे थे। और यहाँ हमें गिसूने के बारे में कुछ और जानकारियाँ पता चलती हैं कि उसका असली नाम मुरायामा जुंजी था और वो उन्हें एक फोटो भी दिखाती हैं जिसमें उनके फादर कुछ जापानीज लोगों के साथ होते हैं जिसमें गिसूने भी होता है, पर उसमें उसकी फोटो क्लियर नहीं होती है, वो एक शैडो की तरह ही दिखता है। और ग्रैंडपा की बेटी वहाँ से जाते वक्त मिस्टर किम को बताती है कि मिस्टर पार्क का बच्चा बिल्कुल सेफ है, इसलिए जो पैसे मिस्टर पार्क उन्हें नहीं दे पाए वो पैसे उन्हें वो दे देंगी और वो उस कॉफिन को जलाने के लिए कहती हैं ताकि सारी मुसीबत उसके साथ खत्म हो जाए, और वो वहाँ से चली जाती हैं। और आगे हम देखते हैं कि रात बहुत हो गई थी इसलिए सभी सोने के लिए चले जाते हैं, पर वारिम अपनी कार में बैठकर कुछ सोच रही होती है और वो फोन करती है अपनी सिस्टर को और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुरायामा जुंजी के बारे में कुछ पता है। तो वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हमारे मास्टर ने बताया था कि वो जापान का एक प्रसिद्ध मॉन्ग था और हमारे मास्टर उससे एक बार मिल भी चुके थे और उन्होंने बताया था कि उसे जापानीज फॉक्स भी कहा जाता था। उसकी एनर्जी एक इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वो फोन कट कर देती है और यहाँ वारिम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि ये कब्र किसी साधारण इंसान की नहीं है और वो सभी एक बहुत ही बड़े खतरे से खेल रहे हैं, इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ को याद करती है जो कि अपने टाइम की बहुत बड़ी सेमन थी। और हम देखते हैं कि उसके याद करते ही उसकी ग्रैंड माँ उसके पास चली आती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी ओल्ड मैन को जिसके घर पर सभी रुके हुए थे, उन्हें कुछ आवाज आती है और वो ये देखने के लिए चले जाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं बोंगिल को जो कि सो रहा होता है और अचानक से वो ओल्ड मैन आकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे ढेर सारी चोटें लगी हुई थी और वो मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये सब देखकर बोंगिल बहुत ही घबरा गया था, पर वो मंत्र चैंट करता है जिससे सब सामान्य हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, मतलब कि ये एक नाइटमेयर था। और वो वहाँ से उठकर जाता है उस ओल्ड मैन के रूम में, तो वो देखता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं और उसे बांड से कुछ आवाजें आती हैं जहाँ पर जानवरों को बांध कर रखा जाता है। जब वो वहाँ देखने के लिए जाता है तो उसे दिखता है कि एक 7 फुट लंबा आदमी जो कि सभी जानवरों को मारकर उनका खून पी रहा होता है और उस ओल्ड मैन को भी उसने मार दिया था और वहाँ के केयर टेकर का उसने सर ही उखाड़ दिया था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सीन था। ये सब देखकर बोंगिल बहुत ही घबरा जाता है और वो वारिम को बुलाने के लिए जाता है, पर वारिम कार में बैठी हुई थी और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ थी। और जब बोंगिल उसे कार से बाहर निकलने को कहता है तो उसकी ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती हैं, उसे रोक लेती हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर वारिम वहाँ से निकलकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने उस कॉफिन को रखा था और वो दोनों देखते हैं कि कॉफिन बीच से फटा हुआ था और उसमें कुछ भी नहीं था। और तभी उनकी नजर पड़ती है छत पर जिसमें कि एक बड़ा होल हो गया था, मतलब कि कॉफिन में जो कुछ भी था वो छत फाड़कर यहाँ से निकल गया। और बोंगिल बाकी सारे लोगों को बुलाने के लिए जाता है और वारिम की नजर पड़ती है एक हेलमेट पर जो कि एक जापानीज सैमुराई का था और वो समझ जाती है कि ये वही जापानीज जनरल था। तभी वारिम को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो देखती है कि वो वही 7 फुट लंबा आदमी है जो कि कॉफिन से निकला था और वो पूछता है कि क्या अंदर कोई इंसान है, जिसपे वारिम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उसके सामने झुक जाती है। और वारिम कहती है कि नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो आपकी गुलाम हूँ। जिसपे वो कहता है कि अगर तुम मेरी गुलाम हो तो तुम मेरे लिए खाना तो लेकर आई ही होगी, जैसे कि मछलियाँ और बाकी जानवर। जिसपे वारिम कोई जवाब नहीं दे पाती है और वो समझ जाता है कि ये कोई इंसान है और वो गुस्से में अपने हाथ में लिया हुआ उसी केयर टेकर का सर उसके सामने फेंकता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वारिम के ऊपर हमला करता है। तभी वहाँ पर बोंगिल आ जाता है और वो एक धारदार हथियार से उसे मार देता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है और वो बोंगिल को ही ऊपर उठा लेता है और अपने हाथों से उसके पेट
को चीर देता है और उसे साइड में फेंक देता है। तभी ये सारा शोर सुनकर मिस्टर किम और मिस्टर यांग भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो सैमुराई ह्वारिम की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी ह्वारिम जाकर एक पगोड़े के पास गिर जाती है और जब वो देखता है कि ह्वारिम पगोड़े के पास है तो वो उसे कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि पगोड़ा एक तरह का टेम्पल होता है जिसकी पूजा कोरिया और जापान के लोग करते हैं। और तभी उसे मुर्गे की बांग सुनाई देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि अब सुबह होने वाली है, इसलिए वो एक आग के गोले में बदल जाता है और वो वहाँ गोल गोल घूमता है और उसे देखकर जितने भी लोग वहाँ पर थे उन्हें अपने पास्ट के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। खैर अब वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग बोंगिल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और बोंगिल को इस हालत में देखकर ह्वारिम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बताती है कि जब बोंगिल को एक नेगेटिव एनर्जी ने पजेस किया था तो उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया था और फिर वो हमारे मास्टर के पास आया था। हमने उसे बहुत समझाया था कि वो सेमन ना बने, पर वो हमेशा कहा करता था कि जब तक ह्वारिम मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। और ह्वारिम को बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है कि वो उसके ऊपर इतना भरोसा करता था और वो उसे बचा भी नहीं पाई। और मिस्टर किम भी उससे माफी मांगते हैं कि शायद उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। और ह्वारिम उन्हें बताती है कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक इंसान और जानवर की मिलीजुली आत्मा है जिसे हम दानव भी कह सकते हैं। और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो इतना शक्तिशाली क्यों है और वो मिस्टर पार्क के दादाजी की कब्र के नीचे क्यों था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि बोंगिल की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और उसकी स्पाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तभी मिस्टर किम को कुछ याद आता है कि मिस्टर पार्क ने भी मरते मरते कुछ ऐसा ही कहा था और मिस्टर किम वहाँ से निकल जाते हैं उसी टेम्पल के लिए जहाँ पर उन्हें ग्रेव रॉबर्स के टूल्स मिले थे और उन्हें वहाँ एक फोटो और बुक भी मिलती है जो कि उन्हें ग्रेव रॉबर्स की थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि वो सभी टाओइज्म को फॉलो करते थे और उसी के नियमों को मानते थे। जैसे कि वो मानते थे कि कुछ चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसे यिन और यांग, वाटर एंड फायर, मेटल एंड वुड। और उस बुक को पढ़कर उन्हें और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो हम आगे जानेंगे। और मिस्टर किम उन्हीं के हथियार लेकर निकल जाते हैं उसी ग्रेव के पास। और यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल में ह्वारिम को, जिसे ये पता चल गया था कि बोंगिल अब डेविल के कब्जे में है, इसलिए वो अपनी बहनों को भी वहाँ बुला लेती है और वो कुछ रिचुअल करती है ताकि उसे पता लग सके कि उसका आगे का प्लान क्या है। और वो उसे उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जान सके जितना भी उसे पता है। और बोंगिल उनकी चाल में फंस जाता है और वो उन्हें बताता है कि मेरे मास्टर मतलब कि उस सैमुराई ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है, जिसके बाद वो एक ऐसी शैतानी ताकत में बदल गया है जिसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। और वो उन्हीं नंबर्स को दोहराता है जो कि उस ग्रेव स्टोन पर लिखे हुए थे, जिससे वो समझ जाती हैं कि वो एक जापानी आत्मा है। और ह्वारिम मुझसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा मास्टर रहता कहाँ है, तो वो बताता है कि मेरे मास्टर जमीन के अंदर रहते हैं और वो किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं, पर वो ये नहीं बताता है कि वो किस चीज की रक्षा कर रहा है। और ह्वारिम मुझसे कुछ और पूछती, तभी उसकी नजर पड़ जाती है उसकी प्रेग्नेंट बहन पर और वो उसके बच्चे की तरफ बहुत ही बुरी तरह से देख रहा होता है, जिससे ह्वारिम डर जाती है और वो उस पेपर को जला देती है जिससे वो रिचुअल कर रही होती है ताकि वो नेगेटिव एनर्जी उसे कोई हार्म ना पहुंचा पाए। और यहाँ हम देखते हैं मिस्टर किम को जो कि उसी ग्रेव पर होते हैं और उसे खोद रहे होते हैं। तभी एक कोने से मिट्टी हटती है और वो देखते हैं कि वही डेविल घोस्ट वहाँ पर दफन होता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और वो तुरंत ह्वारिम के पास पहुँचते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि वो डेविल घोस्ट उसी जगह पर दफन है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों उसे मिस्टर पार्क के दादाजी के कब्र के नीचे दफनाया गया। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि मिस्टर पार्क ने मरने से पहले कहा था कि एक फॉक्स ने टाइगर के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इसका मतलब है कि जब हम कोरिया के नक्शे को देखते हैं तो वो एक टाइगर की तरह दिखता है और फॉक्स है जिसुने, जिसे हम कित्सुने भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक फॉक्स की आत्मा जो कि एक जापानीज मॉन्क था। और जब कोरिया और जापान के बीच वॉर हुई थी तो उसने बहुत सारे रॉड्स को कोरिया के अलग अलग जगहों की जमीनों में गाड़ दिया था जो कि कर्स थी, मतलब कि सारी रॉड्स श्रापित थी ताकि इस श्राप से कोरिया कभी भी उबर नहीं पाए और वो कभी भी तरक्की ना कर पाए। जैसे कि एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो वो कभी भी उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता उसी तरह से। और पहले हमने जिन ग्रेव रॉबर्स के बारे में सुना था वो असल में ग्रेव रॉबर्स नहीं थे, वो तो अपने देश के सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने जगह जगह जाकर उस रॉड को निकाला ताकि उनका देश श्राप मुक्त हो सके। और उन्होंने सारे रॉड्स को तो निकाल लिया था पर एक रॉड वो कभी नहीं निकाल पाए क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और इसीलिए उसे मिस्टर पार्क के दादाजी के कब्र के नीचे दफनाया गया था, क्योंकि उनके दादाजी की कब्र एक रॉयल कब्र थी जिससे किसी को भी इस बात का शक
शक नहीं होगा, और अगर कोई वहाँ तक पहुँच भी गया तो वो डेविल तो वहाँ है ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ सुनकर वारिम को विश्वास हो जाता है कि मिस्टर किम सही कह रहे हैं और वो डेविल वहाँ पर उस रॉड की ही रक्षा कर रहा है। और मिस्टर किम फैसला लेते हैं वहाँ पर जाने का, पर मिस्टर योंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कि इसमें जान का भी खतरा है और अगर ये सब एक मनगढ़ंत कहानी हुई तो फिर हम क्या करेंगे। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि हमें पता है कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, पर हमारी आने वाली जनरेशन का क्या वो इस श्रापित जमीन पर रह पाएंगी। हमें उनके लिए तो कम से कम ये कदम उठाना पड़ेगा। तभी बोंगिल की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर आते हैं उसे असिस्ट करने के लिए और वो उसकी चोट को चेक करते हैं। तभी वारिम का ध्यान जाता है कि उसकी बॉडी पर जहाँ पर टैटूज नहीं है वहीं पर हमला किया गया है और वो समझ जाती है कि वो डेविल इन मंत्रों से डरता है। और मिस्टर किम पूछते हैं कि ये कैसे मंत्र हैं, तो वारिम बताती है कि ये 500 साल पुराने बुद्धिस्ट मंत्र हैं और शायद वो डेविल इन मंत्रों से डरता है, इसलिए उसने मंत्रों वाली जगह पर वार नहीं किया और उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका मिल जाता है। इसलिए वो अपने फेस पर उन मंत्रों को लिख लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं उसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वो डेविल दफन है। और उनका प्लान होता है कि वारिम उसे मछलियों के जरिए अपने पास बुलाएगी और उसे अपनी बातों में उलझा कर रखेगी और उतनी देर में मिस्टर किम और मिस्टर यांग उस रॉड को ढूंढकर उस पर हॉर्स ब्लड गिरा देंगे जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। और यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बोंगिल को सेफ रखने के लिए वारिम के सिस्टर्स थी जो कि उसके ऊपर मंत्र वगैरह लिखकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि वो डेविल उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और वो अपने साथ एक मुर्गे को भी लेकर आई थी ताकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में वो बोंगिल की जगह उसे सेक्रीफाइस कर सके। और आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और मिस्टर किम और मिस्टर यांग मछलियाँ बिछाकर उस इविल मॉन्स्टर के निकलने का इंतजार कर रहे थे। और आधी रात होते ही वो डेविल निकलता है और वो मछलियाँ खाते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचता है जहाँ वारिम होती है और वो कुछ रिचुअल कर रही होती है और उसने चारों तरफ धुआं फैला दिया था ताकि वो उसे पहचान ना पाए। और वारिम उससे एक ट्री स्पिरिट के रूप में बात करती है और वो कहती है कि तुम मेरे माउंटेन और मेरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जिसपे वो कहता है कि क्या ये पेड़ और ये माउंटेन तुम्हारे हैं? तो वो कहती है कि हाँ ये सब कुछ मेरा है। तो वो गुस्से में मना कर देता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ मेरा है और मुझे बंदूकों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। जिसपे वारिम उसे बताते हुए कहती है कि यहाँ कोई जंग नहीं चल रही है, जंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। और वारिम उससे फिर से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों मेरी जगह पर आए हो? तो वो कहता है कि उस फॉक्स ने ही ऐसा किया होगा, उसने मुझे नामसान टेम्पल में ना ले जाकर यहाँ ले आया। तो वारिम उसे कहती है कि मैं इस जगह की ओनर होने के नाते तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ कि तुम ये जगह छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पर वो वारिम की एक भी बात नहीं मानता है और जब तक वारिम कुछ समझ पाती तब तक वो उसके पास पहुँच जाता है और वो ये समझ जाता है कि वो कोई ट्री स्पिरिट नहीं है, वो एक ह्यूमन है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वारिम की ग्रैंडमा के स्पिरिट वहाँ आ जाती है जिन्हें देखकर वो उसे कुछ भी नहीं करता है और आग के गोले में बदल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर किम और मिस्टर यांग को जो कि उसी जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं उस रॉड को ढूंढने के लिए। पर बहुत खुदाई करने के बाद भी वो रॉड उन्हें नहीं मिलती है। और यहाँ हॉस्पिटल में बोंगिल भी उसके कब्जे में था और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि वो सैमुराई आग के गोले में बदलकर मिस्टर किम के पास पहुंच जाता है और वो मिस्टर किम को कहता है कि या तो फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओ या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। और वो उनके ऊपर भी हमला कर देता है और उसी जगह पर वार करता है जहाँ पर उसने बोंगिल को मारा था। तभी वहाँ वारिम भी आ जाती है और वो उसके ऊपर घोड़े का खून डाल देती है क्योंकि घोड़े का खून पवित्र माना जाता है, इसलिए उसके शरीर पर खून पड़ते ही वो तड़पने लगता है। और तभी मिस्टर किम उसके नेक पर उस रॉड को देख लेते हैं और उन्हें उसके पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे उस घिसूने मोंग ने बड़ी ही चालाकी के साथ उस सैमुराई की गर्दन में उस रॉड को डालकर उसे सिल दिया था ताकि कोई ये पता ही ना लगा पाए कि आखिर वो रॉड है कहाँ। दरअसल उस सैमुराई ने 10,000 लोगों को अपनी तलवार से मारा था जिसके बाद उन सभी 10,000 लोगों की नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर समा गई थी और वो एक बहुत ही बुरा एनिमा घोस्ट बन गया था। और ये बात किसोने को पता थी, इसलिए उसने उसकी ही तलवार को कर्स करके उसकी ही गर्दन में डालकर सिल दिया था और फिर उसे मिस्टर पार्क के दादाजी के कब्र के नीचे सीधा खड़ा करके दफना दिया था क्योंकि रॉड को सीधा ही दफनाना था। और इससे किसी को भी शक नहीं हुआ और कोई वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। और अब ये बात मिस्टर किम को पता चल गई थी और टाओइज्म के अनुसार आग और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और मेटल और वुड भी। और क्योंकि उस सैमुराई का पावर एलिमेंट फायर था और उसके अंदर एक मेटल रॉड
रॉड थी, इसलिए मिस्टर किम उस लकड़ी को हॉर्स ब्लड से भिगाकर उस सैमुराई को मारते हैं, जिससे उसे बहुत चोट लगती है और वो तड़पने लगता है। मिस्टर किम उस पर एक के बाद एक वार किए जा रहे थे और इधर हम देखते हैं बोंगिल को, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ही मारा जा रहा है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वारिम की सिस्टर्स डर जाती हैं और वो चिकन को सेक्रीफाइस करने ही वाली होती हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर किम के एक के बाद एक वार करने की वजह से फाइनली वो सैमुराई खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ बोंगिल भी आजाद हो जाता है उसके पोजीशन से। और क्योंकि अब वो रॉड भी खत्म हो चुकी है तो कोरिया के ऊपर जो कर्ज था वो भी खत्म हो चुका है। और जहाँ तक बात है मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की कि वो क्यों अपनी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये पता था कि कहीं अगर वो सैमुराई जाग गया तो फिर उनकी फैमिली को बहुत ही बुरी मौत मरना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को खुद ही खत्म करना चाहते थे ताकि उन्हें दर्दनाक मौत ना मरना पड़े। और अब हम देखते हैं कि मिस्टर किम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब बोंगिल भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था और सभी अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट आए थे। पर वारिम के अंदर कहीं न कहीं वो डर बैठ गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी मिस्टर किम की बेटी की शादी में मौजूद होते हैं और वो सभी खुशी खुशी फोटो क्लिक कराते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।